हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैप्टर में, जहां पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली पेपर 4 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मल्टीपल चॉइस में देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। देखो, डिमांड तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझा दिया था कि डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को पता करने से ही हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। क्या मतलब कि भैया प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम होगी, ये बात तो समझ में आई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था वो ये मिस कर गया। कितना कितना प्राइस बढ़ेगा और डिमांड पर कितना असर होगा, ये जवाब हमें नहीं मिल पाया। और इसी कंसेप्ट से, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट निकाला? हमने निकाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, हम इसे ऐसे समझते हैं। इलास्टिसिटी का हम मतलब लेते हैं इलास्टिक से। इलास्टिक बोले तो रबड़ बैंड। रबड़ बैंड होता है, आप उसे कितना भी खींचो वो स्ट्रेच हो जाता है, फिर शेप चेंज कर लेता है। तो बेसिकली वो चीज़ जो इलास्टिक है वो अपनी शेप जो है वो चेंज करती रहती है। ओके। और अगर मैं इस पेन की बात करूं, तो क्या मैं इसे खींच कर बड़ा कर सकता हूं या छोटा कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर पेन की बात करूं, तो पेन क्या होगा? पेन होगा आपका इनइलास्टिक। यानी कि जब किसी में चेंजेस देखने को मिले तो वो इलास्टिक, और जिसमें चेंजेस देखने को ना मिले तो वो इनइलास्टिक। तो यहाँ पर जब हम प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, तो प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड जो है वो चेंज होगी, अगर डिमांड में चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो हम डिमांड को क्या कहेंगे? इलास्टिक डिमांड। भाई डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं। और अगर डिमांड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, अगर डिमांड में नो चेंज, अगर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे? इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर होगी मेरी बात? तो यही बात हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मुझे इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब समझ में आ गया, तो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, भाई सपोज करो प्राइस में अगर 10% चेंज हो रहा है और डिमांड में भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो मोर इलास्टिक। भाई प्राइस में 10% चेंज हो रहा है, डिमांड में से 5% चेंज हो रहा है, तो मतलब कम चेंज हो रहा है, प्राइस के मुकाबले कम चेंज हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं भाई चेंज तो हो रहा है, लेस इलास्टिक कह सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ हमें इस चैप्टर में सारी की सारी गो थ्रू करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, ये रहा देखो, टिल नाउ वी हैव डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ द पेजेस। अब मुझे ये पता करना है कि टू एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप क्या है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ बिजनेस, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री। कितनी रिलेशनशिप है, यही बात मैंने पूछी कि भाई कितना परसेंट चेंज आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं। प्राइस 500 से 400 हुआ, हेडफोन की क्वांटिटी 100 से 150 हुई। प्राइस 20 से 18 हुआ, क्वांटिटी 500 से 520 हुई। प्राइस 9 से 7.5 हुआ, 1000/5। तो बेसिकली इसने क्या किया कि तीनों ही चीज़ में, तीनों ही सिचुएशन में प्राइस बढ़ रहा था। तीनों ही सिचुएशन में जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर रहा था, डिमांड जो है वो कम हो रही थी, या प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा था और डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर रही थी। बट तीनों में इलास्टिसिटी क्या है? अलग अलग है। यहाँ पर देखो, तकरीबन आपका प्राइस जो है 500 से 400 हो रहा है, यानी कि आपका तकरीबन 20% प्राइस जो है वो कम हो रहा है, और आपकी डिमांड देखो 50% बढ़ रही है। 100 से 150, 50% डिमांड बढ़ रही है, यानी कि ये मोर इलास्टिक देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखो 20 से 18 हुआ, यानी प्राइस तकरीबन 10% गिर गया।
प्राइस 10% गिर गया, लेकिन क्वांटिटी में कितना फ़र्क पड़ रहा है? क्वांटिटी में आपके पास सिर्फ फ़र्क पड़ा 4% का। देखो लेस इलास्टिक हुआ ना। तो यही चीज़ वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भाई मैं किसी न किसी चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करके स्टडी करने वाला हूँ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। भाई किसी के साथ भी स्टडी कर सकता हूँ। क्या मतलब? मैंने कहा जी मैं प्राइस के साथ स्टडी करूंगा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। मैं इनकम के साथ स्टडी करूंगा तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। तो बेसिकली मैं अलग अलग वेरिएबल्स के साथ डिमांड को स्टडी करता हूं ताकि बिजनेसमैन एक अच्छा आइडिया ले सके। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लंबा टॉपिक आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। तो सबसे पहले लिखता है ये रहा, सबसे पहले लिखता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज़ आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। दोनों अपोजिट रिलेशन तो हमें है ही, तो इसलिए हम इसके आगे नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं ताकि आंसर इलास्टिसिटी का हमेशा पॉजिटिव आए। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे कैसे? अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो परसेंटेज चेंज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, Q1 माइनस Q बाय Q, यानी नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इनटू 100। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस इनटू 100। अब भाई 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आप Q1 माइनस Q को डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी भी लिख सकते हो, डेल्टा Q बाय Q और डेल्टा P बाय P। माइनस साइन सबके आगे है तो मैं सबके आगे माइनस साइन लगा देता हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है डेल्टा Q बाय Q इंटू, ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, P बाय डेल्टा P, माइनस का साइन। ओके, तो ये आपके पास आ जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 इंटू 100। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा ही है, ड्राइव करना भी हमने इस फॉर्मूले को सीख लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान दिलाने चाहूँगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना ताकि आपको कभी भी क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। देखो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ें तो दोनों में इलास्टिसिटी निकालने को ही कहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो यहाँ पर लिखा है, इस वाले सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी, लेकिन यहाँ पर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब भी वो मेरे से कोफिशिएंट पूछेगा, तो हमेशा मैं ओरिजिनल आंसर दूंगा। ओरिजिनल आंसर का मतलब क्या है भाई, प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो जब भी वो मेरे से कोफिशिएंट पूछने की कोशिश करेगा तो मैं हमेशा ओरिजिनल आंसर दूंगा, यानी हमारी इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। लेकिन जब तक क्वेश्चन में कोफिशिएंट लिखा होगा तभी ही मैं माइनस वाले ऑप्शन को टिक करूंगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो, तो मैंने माइनस साइन फॉर्मूले में लगाया था ना एक एक्स्ट्रा, ताकि मेरा आंसर पॉजिटिव आ सके, तो मैं यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वाले को टिक करूँगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझे। से मेरे पास 4 ऑप्शन है A B C और D। -3, 3, -1.5 और से 1.5। अगर उसने मेरे से कोफिशिएंट पूछा है तो माइनस वाले ऑप्शन ही होंगे, प्लस वाले ऑप्शन नहीं होंगे। और अगर उसने मेरे से इलास्टिसिटी पूछा है, इलास्टिसिटी, तो प्लस वाले ऑप्शन होंगे, माइनस वाले ऑप्शंस हम कंसीडर नहीं करेंगे। यही मुझे बात यहाँ पर ध्यान रखनी है।
इसके बाद आपके पास ये सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी, यानी हम पॉइंट की मदद से इलास्टिसिटी को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला उसने यूज़ किया, डेरिवेटिव क्यू है, डेरिवेटिव क्यू को मैं डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी, वही फॉर्मूला जो हम पीछे ड्राइव कर आए सेम वही फॉर्मूला उसने अप्लाई किया है। तो इसलिए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी है, पॉइंट की मदद से इलास्टिसिटी को कंपेयर करना है, पॉइंट की मदद से ही इलास्टिसिटी को हमें सीखना है। तो बेसिकली उसने क्या क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो है से बिल्कुल लाइन के बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल सेम है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी का, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से नीचे वाला हिस्सा लोअर सेगमेंट, इस पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा अपर सेगमेंट। तो अगर मैं बात करूं ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है, ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है, तो क्या होगा, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बिल्कुल एक दूसरे के कट टू कट बराबर आएंगे, तो आंसर आएगा इक्वल्स टू 1। ओके। अब अगर यही पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता, अगर यही पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता तो क्या होता, लोअर सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाती और अपर सेगमेंट की वैल्यू कम हो जाती, यानी कि न्यूमरेटर तो ज़्यादा हो जाता और डिनोमिनेटर कम हो जाता। से नोमिनेटर हो जाता आपका 2, डिनोमिनेटर हो जाता 1, तो आंसर हमेशा आपका इस पॉइंट का ग्रेटर देन 1 आता। ओके। अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, अगर ये पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पर होता, ये पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पर होता तो क्या होता, अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के वाई एक्सिस पर होता तो क्या होता। देखो लोअर सेगमेंट की वैल्यू तो मुझे दिखाई दे रही है, लोअर सेगमेंट की वैल्यू तो मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है, से लोअर सेगमेंट की वैल्यू मुझे 5 दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पास अपर सेगमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो अपर सेगमेंट 0 हो गया। क्यों, वाई एक्सिस पर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट 0 हो गया, तो आंसर आपके पास 5/0 इस तरीके से आया। 5/0 आने का मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 0 का मतलब इनफाइनाइट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर इनफाइनाइट। तो यहीं पर हम यही चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये रहे, यही 3 पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए हैं, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी। सेम यही पॉइंट अगर नीचे होता तो क्या होता, लोअर सेगमेंट छोटा रह जाता और अपर सेगमेंट ज़्यादा हो जाता, तो लोअर बाय अपर, यही बात हमारा फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट छोटा रह जाता और अपर सेगमेंट ज़्यादा हो जाता, तो आंसर लेस देन 1। और अगर ये पॉइंट को ड्राइव करने की कोशिश करें तो क्या होगा, वही हमारा फॉर्मूला, लोअर बाय अपर सेगमेंट। अब यहाँ पर अगर पॉइंट है तो लोअर सेगमेंट तो 0 हो गया और अपर सेगमेंट की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो 0/5 आंसर ऑलवेज 0। तो ये 5 डिग्री आपको समझने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ वो यहाँ पर कहने की देखो कोशिश कर रहा है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो अगर मुझे एक बार थॉट क्लियर हो गया ना, तो 5 डिग्री समझने में मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जियोमेट्रिक मेथड भी हो गया, जियोमेट्रिक मेथड को भी हमने इसके ऊपर समझ लिया। इसके बाद आर्क इलास्टिसिटी आ जाती है। आर्क इलास्टिसिटी को ही हम कौन सा मेथड कहते हैं, मिड पॉइंट। याद रखना इस मेथड का दूसरा नाम है मिड पॉइंट मेथड। अब ये मिड पॉइंट मेथड ही मेरे फॉर्मूले को समझने में हेल्प करेगा। देखो ये मेरा पुराना फॉर्मूला है, परसेंटेज मेथड का। अब इसने कहा भैया मिड पॉइंट मेथड यूज़ करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ किस चीज़ को, मैं दूसरे पेन से चेंज कर दिखा रहा हूँ। मिड पॉइंट लाना है, मिड पॉइंट मतलब अगर सपोज करो 5 और 10 के बीच का मुझे मिड पॉइंट लाना है, तो मैं क्या करूँगा,
तो 5 + 10/2 कुछ ऐसा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी मैं मिड पॉइंट लाने वाला हूँ Q1 और Q का, तो Q1 + Q/2। ऐसे यहाँ से हमने P को हटा दिया, P1 + P/2। ओके, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो अब हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, अब हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा वो देखो, 2 से 2 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, Q1 - Q डिवाइडेड बाय Q1 + Q। ओके, इसके बाद P1 - P डिवाइडेड बाय P1 + P। ओके, अब हम इसे यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, Q1 - Q बाय Q1 + Q इंटू P1 + P डिवाइडेड बाय P1 - P। हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया मिड पॉइंट मेथड का। मिड पॉइंट मेथड में सिर्फ मुझे फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, और न्यूमेरिकल आ जाता है तो मुझे इस फॉर्मूले से वो सोल्व करना पड़ता है। ओके, इसके बाद आपके पास ये आपका देखो विचित्र सा फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा। ये बड़ा ही मुश्किल डिफ़िकल्ट सा फॉर्मूला मैं ड्राइव करने पर आ जाऊं तो, लेकिन अगर मुझे समझ आ गया तो मुझे क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इंटरप्रिटेशन देखो, अब ये इन्होंने ना मुझे 5 डायग्राम्स दे दिए। अब ये 5 डायग्राम समझ में आए तो आए कैसे, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका ये मेथड बिल्कुल माइंड में ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमने कहा इलास्टिसिटी की हमारे पास 5 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 5। तो सबसे पहली डिग्री है इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। उसके बाद दूसरी डिग्री है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इसके बाद हमारे पास तीसरी डिग्री है इलास्टिसिटी लेस देन 1। इसके बाद इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। ये 4 डिग्री हम समझते हैं, क्योंकि पेज के ऊपर नहीं आ रही तो फिर 5वीं डिग्री आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद उस चीज़ को ड्राइव कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर समझें तो देखो कैसे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन का आंसर 1 कब आएगा भाई? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, 10% बाय 10%, यानी अगर प्राइस 10% गिरा तो डिमांड 10% बढ़ गई, तो ये हो गया आपका आंसर इक्वल्स टू 1। अब आंसर इस इक्वेशन का ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, 20% बाय 10%। अगर मैं बात करूं, यानी डिमांड में ज़्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आया एज़ कंपेयर टू आपका प्राइस, ठीक है। उसके बाद लेस देन 1 आंसर कब आएगा इस इक्वेशन का? न्यूमरेटर में कम चेंज है, डिमांड में कम चेंज है, प्राइस में ज़्यादा चेंज है, आ गया आंसर 0.5। अच्छा, अब इसके बाद ज़ीरो वाली सिचुएशन हम देख ही चुके थे। ज़ीरो कब आता है? जब न्यूमरेटर में ज़ीरो हो और प्राइस कुछ भी हो, 5% 10% कितना भी चेंज हो रहा हो। तो अगर मैं बात करूं भाई प्राइस के चेंज होने से डिमांड में हल्का सा रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, तब वो आपका बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, यानी चेंज परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0। ओके, तो अब अगर मैं इस डायग्राम को देखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले 10% बाय 10%, ये है हमारा प्राइस, ये है हमारी क्वांटिटी। तो सिंपल है, जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। देखो, जितना आपका प्राइस कम हुआ उतनी ही आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। ये है आपका इक्वल्स टू 1। ये है आपका इक्वल्स टू 1। इसके बाद आपके पास आ जाता है, इसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रेटर देन 1। देखो, डिमांड में ज़्यादा चेंज आया, प्राइस में कम चेंज आया। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये आपकी प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। प्राइस में कम चेंज है और डिमांड में ज़्यादा चेंज है। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन डिमांड देखो
डिमांड देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हुआ लेकिन डिमांड देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप डिमांड कर्व को देखोगे तो ये थोड़ा सा चपटा बना पिछले वाले के मुकाबले। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले सिचुएशन की। ये है आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको मिक्स एंड मैच ना हो। रेड। ये है आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी। प्राइस देखो, प्राइस ज़्यादा कम हो रहा है, क्वांटिटी में कम, तो प्राइस तो ज़्यादा गिरा लेकिन क्वांटिटी हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो प्राइस तो ज़्यादा गिरा लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ी। ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। जब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टीपर है, खड़ी है इसकी चोटी। इसके बाद आपके पास आ जाता है इलास्टिसिटी 0, पी ये क्यू। अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है, क्वांटिटी अपनी जगह पर ही चिपकी खड़ी हुई है, क्वांटिटी अपनी जगह पर ही चिपकी खड़ी हुई है। प्राइस 10 रुपये कर लो, प्राइस 20 रुपये कर लो, क्वांटिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो रही है मेरी बात? अगर डायग्राम समझ में आ रहे हैं फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके पास 5वीं डिग्री कौन सी रहेगी? इनफाइनाइट वाली रहेगी ना। अब वो इनफाइनाइट वाली आप खुद भी बना सकते हो। इनफाइनाइट आंसर कब आएगा? जब आपकी क्वांटिटी में तो चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे लेकिन प्राइस में चेंज नहीं होगा। तो ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। प्राइस अपनी जगह पर जब चिपक कर खड़ा रहेगा तब वो आपका बन जाएगा इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, जितना चाहो उतने चेंजेस कर सकते हो। इस ऊपर वाले में जहाँ पर आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, हल्का सा भी चेंज नहीं आ रहा था, इसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वांटिटी अपनी जगह पर चिपक के खड़ी हुई है। उसके बाद इसमें कम चेंजेस आ रहे थे डिमांड में तो इसे हम कह रहे थे लेस इलास्टिक। इसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे तो हम इसे कह रहे हैं मोर इलास्टिक। उसके बाद अब इसके अंदर आपके सेम चेंज आ रहे हैं तो हम इसे कहते हैं यूनिट इलास्टिक। ओके, तो यही 5 डिग्री हमारे पास है। जब हम इन पांचों डायग्राम को देखेंगे अब ये आपको पांचों डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है टोटल आउटले मेथड। ये आपका, अगर मैं 11th क्लास के सिलेबस की बात करूं तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये है। इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हैं, बेसिकली आपको इस एक्सपेंडिचर मेथड को इस तरीके से समझना है। एक्सपेंडिचर मेथड को आपको इस तरीके से समझना है ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। टोटल रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर मेथड। तो लिखता है टोटल रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर मेथड। ये अभी तक हम प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे, यानी प्राइस के चेंज होने से खर्चे पर कितना फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर हम वो चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही सिचुएशन होती है। यहाँ पर या तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, या इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती है, या इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। अगर मैं इसे इस तरीके से समझूं कि भैया प्राइस के कम होने से, प्राइस 2 से 1 हुआ, प्राइस देखो पहले 2 था तो मैं 8 रुपये खर्च कर रहा था, अब प्राइस 2 से 1 हो गया, अब मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ, यानी प्राइस तो कम हुआ लेकिन मेरे खर्चे जो हैं वो बढ़ गए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं
तब वो आपका बन जाएगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ओके, इसके बाद दूसरा, प्राइस 2 से 1 हुआ, खर्चा जो है पहले भी 8 रुपये ही करता था, अब भी 8 रुपये ही करता हूँ, दोनों में खर्चे में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। जब आपके खर्चे में कोई चेंज नहीं है तो आपकी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। यानी आप 2 रुपये जब थी चीज़ तब भी 8 रुपये खर्च करते थे, जब 1 रुपये चीज़ आई तब भी आप 8 रुपये ही खर्च कर रहे हो, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब तीसरी सिचुएशन आपको समझ में आई गई होगी। तीसरी सिचुएशन क्या कहेगी, ये देखो, तीसरी सिचुएशन कहेगी प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, खर्चा भी कम हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस भी कम, एक्सपेंडिचर भी कम, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइस कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा। तो यही चीज़ें यहाँ पर समझने की है। क्वांटिटी में कैसे फिल कर सकता हूँ भाई, खर्चा मतलब क्या, आज मैं से 10 रुपये का एक पेन है, 10 रुपये का एक पेन है और मैं 5 पेन खरीद कर ले आया था, तो टोटल मेरे कितने रुपए खर्च हो गए, 50 रुपये। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो मेरे पास दो चीज़ हैं, तो ये बीच की जो क्वांटिटी वाली लाइन है मैं खुद भी फिल कर सकता हूँ। 2 रुपये में मैंने कितने पीस खरीदे होंगे जो 8 रुपये का खर्चा हुआ, 4, 10, 8, 8, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4, 8 और उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पर 4 और इसके बाद 6। ओके, तो ये आप क्वांटिटी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं इस रिलेशनशिप को याद रखूं, मैं मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से यहाँ पर सोल्व कर सकता हूँ। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद ही मुझे डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास जो टेबल दे रखी है ये सेम वही बातें कर रहा है। देखो, प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा, प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा और आपकी जो डिमांड है, प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा और आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है, यानी इलास्टिक मतलब मोर इलास्टिक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। तो प्राइस इंक्रीज़ तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज़, रिवेन्यू डिक्रीज़। यूनिटरी इलास्टिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, प्राइस ज़्यादा खर्चा ज़्यादा, प्राइस कम खर्चा कम। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर याद रखनी। इसके बाद आपके पास आ जाता है डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या आ जाता है इसके बाद भाई, डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डेटर्मिनेंट्स। अभी तक हमने पीछे चैप्टर में डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती हैं। तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब क्या, आपकी डिमांड मोर इलास्टिक। क्यों भाई, जैसे ही आपको कोई सब्स्टिट्यूट प्राइस महंगा होगा, सपोज से कोक और पेप्सी दोनों की बोतल 30-30 रुपए की आती है, कोक ने प्राइस किया 35, आप तो फटाक से शिफ्ट हो गए ना पेप्सी पर। तो बेसिक फंडा क्या है कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आप सस्ते वाले सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाओगे, मोर इलास्टिक, चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे भी नहीं। दूसरा, पोजीशन ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस चीज़ पर खर्च करते हो। से मेरी इनकम है 10,000 रुपीज़, से मेरी इनकम है 10,000 रुपये, मैं उसके अंदर से 100 रुपये खर्च करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, लेस इलास्टिक। लेकिन अगर जब मैं 8,000 रुपये खर्च करने जा रहा हूँ, अपने 10,000 रुपये में से 80% इनकम खर्च करने जा रहा हूँ, तो टेंशन लूँगा। उसके बाद नेचर ऑफ कमोडिटी सेटिस्फाई, भाई कौन सी चीज़ है, लग्जरी है तो मैं वेट कर सकता हूँ, चल यार जब सस्ता होगा तब लूँगा, तो इलास्टिक। लेकिन नेसेसरी है, जैसे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मुझे हाथों हाथ चाहिए ही चाहिए, तो उसमें इन इलास्टिक। इसके बाद आपके पास नंबर ऑफ़ यूजेस, जिसे हम मल्टीपल यूजेस कहते हैं। अगर किसी चीज़ के मल्टीपल यूजेस हैं, कई सारे कामों में वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाएगी। ये पेन भाई लिखने के काम आता है, इसका मतलब क्या कि लिखने का यूज़ है, मल्टीपल यूज़ नहीं है, और मल्टीपल यूज़ नहीं है तो इसकी डिमांड लेस इलास्टिक है।
हायर द टाइम पीरियड हायर विल बी द इलास्टिसिटी। ये कैसे, इसको एग्जांपल दूं, आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 9:15 9:15 पे, 9 बजे आपको पता लगा आप पेन ले जाना भूल गए, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, पड़ोस का दुकानदार 2 रुपये के पेन के 10 रुपये मांग रहा है, लोगे या नहीं लोगे? लोगे ना। तो जब टाइम नहीं है तो आपके पास सोचने समझने का शक्ति नहीं है, तो आपको जो भी है वो महंगा है सस्ता है वो हर हालत में लेना ही लेना पड़ेगा। तो 9:15 यानी 15 मिनट में, टाइम पीरियड कम है तो लेस इलास्टिक, और टाइम पीरियड ज़्यादा है तो मैं सर्च कर लूँगा चीज़ों को, दैट इज़ मोर इलास्टिक। कंज्यूमर को अगर किसी चीज़ की लत लगी हुई है, हैबिट है, तो लेस इलास्टिक, और अगर आपको किसी चीज़ की लत नहीं लगी हुई, महंगी होते ही आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। तो ये टाइट डिमांड, जैसे अब आपने प्रिंटर ले लिया, प्रिंटर के बाद आप उसकी कार्टेज लोगे या नहीं लोगे? बिल्कुल लोगे ना। तो टाइट डिमांड का मतलब क्या, कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बंधी हुई है तो डिमांड इन इलास्टिक, और अगर कोई चीज़ बंधी हुई नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो लेस इलास्टिक। उसके बाद प्राइस रेंज का मतलब है बहुत महंगी और बहुत सस्ती चीज़ें। बहुत महंगी मतलब अमीरों के लिए है, बहुत सस्ती मतलब गरीबों के लिए। तो ये दोनों के दोनों कोनों पर हैं हमारे डिमांड के शेड्यूल में या डिमांड के टॉपिक में। ये दोनों ऐसी चीज़ें या तो ये बहुत ऊपर हैं या तो ये बहुत नीचे हैं, ये किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो बीच की चीज़ें हैं, जो मिडिल इनकम लोगों को अफेक्ट करती हैं, जो प्राइस रेंज में मिडल में आती हैं, 20-30 हज़ार रुपये की चीज़ें मान लो, 10-15-20 हज़ार रुपये की चीज़ें मांग लो, ये बड़ा ही इफेक्ट करती है लोगों को। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, अब आपने एक आईफोन ले लिया 1,30,000 रुपये का, अब 500 रुपये के कवर के लिए सोचोगे क्या? 500 रुपये के ग्लास गार्ड के लिए सोचोगे क्या? नहीं सोचोगे। यही बात यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी मेन कमोडिटी बहुत महंगी है तो उसके साथ वाली सस्ती एसेसरीज आप परवाह नहीं करते, तो वो होती है लेस इलास्टिक। ओके।